हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? ठीक ठाक। बच्चों देखो हम क्या किए हुए हैं, इस पेन को अपने फिंगर के ऊपर प्लेस किए हुए। देखिए हम मूव भी कर रहे हैं फिर भी ये पेन यहीं का यहीं है ना। चलिए, लेकिन आप जानते हो कि अगर ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम अपने फिंगर को प्लेस किए हुए हैं, अगर वो पॉइंट चेंज कर देंगे तो वो क्या कर जाएगा? गिर जाएगा। क्या जानते हो ना? जानते हो। तो ये पॉइंट को आप लोग क्या नाम देते हो? ये पॉइंट का नाम आप देते हो सेंटर ऑफ मास। ये पॉइंट का नाम क्या देते हो? सेंटर ऑफ मास। आप कहते हो क्या कि एक ऐसी पॉइंट जहां पे बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है, ये आप एज्यूम करते हो, है ना। चलो सही है, बट 100% ये रिजल्ट नहीं सही होता है। कहीं कहीं आपको रोटेशनल मोशन में प्रॉब्लम कर देता है, बट ये डिफिनेशन सही है कि एक ऐसी पॉइंट जहां पे बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है। आप सही हो, ठीक है क्या? बट इसमें कुछ और हम ऐड कर देंगे डिफिनेशन में आगे चल करके। बट सेंटर ऑफ मास को हम और अच्छे से समझेंगे। सेंटर ऑफ मास को और हम अच्छे से समझेंगे। ध्यान देना, अभी तक अभी तक जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है ना, अभी तक मैकेनिक्स में जो आपने पढ़ा है, ऑलरेडी हम सेंटर ऑफ मास का यूज कर चुके हैं। सर ऐसा कैसे कह रहे हो आप कि ऑलरेडी हम सेंटर ऑफ मास का यूज कर चुके हैं? यस, सेंटर ऑफ मास का यूज कर चुके हो। वो कहां पे? देखना ध्यान से। आपने लीनियर मोशन पढ़ा था, इसका बेस्ट एग्जांपल है लीनियर मोशन। आपने लीनियर मोशन पढ़ा था ना? यस। आपने लीनियर मोशन में क्या पढ़ा था? लीनियर मोशन में पढ़ा था कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या पढ़ा था? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। पढ़ा था यस। हमें ये बताइए बच्चों, हमने बताया आपको कि एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे था जहां पे हमने फिंगर को प्लेस किया तो बॉडी रेस्ट पे रह गया, राइट। अब हमें ये बताइए, ये पॉइंट अगर ये पॉइंट नहीं मूव करेगा तो क्या पूरा का पूरा मार्कर मूव कर जाएगा? पूरा का पूरा पेन मूव करेगा क्या? नहीं ना। अब जैसे सपोजेड इस पॉइंट को हम यहाँ पे इस तरीके से कर लिए, फिक्स कर दिए, पाइवट कर दिए, और हम इसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रोटेशनल मोशंस परफॉर्म कर रहा है, बट लीनियर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो लीनियर मोशंस परफॉर्म करने के लिए बॉडी को भी इस पॉइंट का, इस पूरे बॉडी का उस पॉइंट को भी क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा। यानी कि ये हमारा क्या था? लीनियर मोशन था कि नहीं था? ये क्या था? हमारा लीनियर मोशन था। जब कोई ऑब्जेक्ट को आप मूव कराते थे एफ फोर्स लगा करके, इसके ऊपर एक्सीलरेशन ए आता था, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होता होगा ना। इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होता होगा। तो बॉडी एक्सीलरेट कब करेगा? जब ये सेंटर मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। जब तक सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा वो बॉडी मूव नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता था ना, वो सेंटर ऑफ मास का हुआ करता था, और जो वेलोसिटी होता था वो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हुआ करता था। समझ में आ रहा है क्या? अरे भाई समझ में आ रहा है क्या? यानी इसका मतलब ऑलरेडी आप सेंटर ऑफ मास कवर कर चुके हो। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को बस पहचानना है और सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस को कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है क्या? तो सेंटर ऑफ मास जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपका लोकेशन, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एंड इसकी कोलिजन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा पूरे मैकेनिक्स का। और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका जेई का एग्जाम हो, इवन एडवांस का एग्जाम हो, ठीक है क्या? सभी जगह पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछते रहेंगे, ठीक है क्या? चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले और हम अच्छे से समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। यहाँ पे तो हमने देखा कि ऑलरेडी हम सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट यूज कर चुके हैं, बट वहां पे हमें मालूम नहीं था कि सेंटर ऑफ मास हम यूज कर चुके हैं, ठीक है क्या? प्यारे बच्चों देखना ध्यान से, सेंटर ऑफ मास को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा कि एक ऐसे पॉइंट जहां पे टोटल सिस्टम या टोटल बॉडी का, होल सिस्टम का मास क्या रहता है? कंसंट्रेटेड रहता है, ऐसा आपने एज्यूम कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पे टोटल मास होता है, ऐसा नहीं। टोटल मास तो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट है, वहां पे केवल कंसंट्रेटेड होता है, ऐसा हमने एज्यूम किया, ठीक है। चलिए और हम आगे चलते हैं सेंटर ऑफ मास को और हम अच्छे से पहचानने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो आगे चल करके रोटेशनल मोशंस में आपको हम फंसने नहीं देंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक मार्कर लिया यहाँ पे, सपोज एक हमारे पास मार्कर है, ठीक है। चलिए अब इस मार्कर का आप कहोगे सर यहाँ पे कहीं एक पॉइंट होगा जहां पे ये क्या हो जाएगा? रेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है।
ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। बिल्कुल आप गलत नहीं हो, आप सही हो, बट और आप ऐड करना, ये तो हमारा 9th का कॉन्सेप्ट था, ठीक है क्या। चलिए आगे चलते हैं। जब ये बॉडी को, ध्यान सुनना, जब ये बॉडी को ये मार्कर को हम इस तरीके से थ्रो कर देंगे, ध्यान देना, पाराबोला पे रोटेट करते हुए पाराबोला पे हम थ्रो कर देंगे, ठीक है। सॉरी, दिखा क्या, तो क्या मार्कर रोटेट करते हुए आगे गया, है ना, मार्कर रोटेट करते हुए क्या गया, आगे गया। तो ध्यान सुनना, यहां पे क्या हुआ, इस तरीके से घूमते हुए गया, बट आप ये फोकस कर रहे हो कि जिस पॉइंट पे हमने इस मार्कर को रेस्ट पे किया था, जिस पॉइंट पे हमने मार्कर को रेस्ट पे किया था, वो पॉइंट पे अगर आप फोकस करोगे, वो पॉइंट आप फोकस करोगे तो देखोगे पाराबोला पाथ पे मूव कर रहा होगा, लीनियर मोशन को वो परफॉर्म कर रहा होगा, आप ध्यान दोगे तो। फिर से ध्यान देना, अगर यह मार्कर है हमारे पास, इस मार्कर को हम रोटेट करते हुए थ्रो करते, रोटेट करते हुए थ्रो कर दें, तो आप देखना है इसका एक पॉइंट जिस पे हम रेस्ट पे किए थे मार्कर को, वो पॉइंट आपको एक पाराबोला पाथ पे मूव करेगा, परफेक्ट पाराबोला पे मूव करेगा। दिख रहा है क्या, छोटा सा स्लो मोशन में फेंके ताकि टूट ना जाए, दिखा क्या। तो एक हमारा क्या हुआ, वो पॉइंट एक पाराबोला पाथ पे मूव किया, तो पाराबोला पाथ पे मूव किया, इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका लिनियर मोशंस को परफॉर्म कर रहा है। किसको परफॉर्म किया, लिनियर मोशंस को। हम आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। अब क्यों आया सेंटर ऑफ मास, वो भी हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है क्या। अब यहाँ पे ये मार्कर है, इस मार्कर को जिस तरीके से हमने इस तरीके से घुमा के फेंका, हम इस तरीके से ऊपर की ओर मूव करते, देखना, देखिए क्या, सभी पॉइंट घूम रहा होगा, सभी पॉइंट घूम रहा होगा, सब अलग अलग टाइप का रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, बट सेंटर ऑफ मास गया होगा और आया होगा, गया होगा और आया होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, है ना। सबका सब रैंडम मोशन पूरा परफॉर्म कर रहा है, ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाता होगा, लेकिन सेंटर गया और आया, गया और आया। समझ में आ रहा है क्या। अब ध्यान देना, इस पूरे मार्कर का मोशन स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या इम्पॉसिबल है क्या, नहीं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा क्या हमारा डिफिकल्ट। तो क्या किया गया, जो पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा था, उसी पॉइंट का स्टडी किया गया और वही पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास का पॉइंट कहला गया, वही पॉइंट हमारा क्या कहला गया, सेंटर ऑफ मास का पॉइंट कहला गया। क्लियर है क्या। रैंडम मोशन, पूरा का पूरा सिस्टम रैंडम मोशन परफॉर्म करते हुए भी सेंटर ऑफ मास आपका रेक्टिलिनियर मोशंस को परफॉर्म किया, लिनियर मोशंस को परफॉर्म किया। क्लियर है। अब जैसे सपोज दैट आप बाइक चलाते हो तो बाइक का जो टायर है, जो रिम है पूरा का पूरा, वो क्या करता है, रोटेट करता है और आगे भागता है। बट अब देखते होंगे जो जिस रॉड के साथ आपका कनेक्टेड होता है, वो आपका क्या चलता है, स्ट्रेट लाइन पे चलता है या नहीं चलता। नहीं समझ में आया क्या, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, लाडलो ध्यान देना यहाँ पे। जैसे अब ये हुआ, तब ये मूव करेगा, तो ये जो सेंटर हमारा आया है, अब सपोज दैट ये हमारा जो डिस्क है, इसका सेंटर पे ही सेंटर ऑफ मास होता है, यानी कि इसी पॉइंट पे हमने इसको क्या किया है, फिक्स कर दिया। तो इसी पॉइंट पे ये बॉडी रेस्ट पे, इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास होगा, जहां पे टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है। अब ये पॉइंट देखना, ध्यान से देखना, जब ये चलेगा तो ये हमारा वही का वही है या नहीं है, उसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे ये पॉइंट आपका रैंडम मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा, बाकी सारे के सारे रैंडम मोशंस परफॉर्म कर रहे होंगे, और ये पॉइंट आपका लीनियर मोशंस परफॉर्म कर रहा होगा। कैसा मोशन, लीनियर मोशन। क्यों, ये पेन दिख रहा होगा, पेन का नीडल आपको दिख रहा है, हाँ, ये देखना, ये आपका स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा। किधर जा रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में, यानी कि जहां पे सेंटर ऑफ मास है वो एक आपका स्ट्रेट लाइन जा रहा है, और स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर मोशन परफॉर्म कर दिया। कैसा मोशन परफॉर्म कर दिया जी, लीनियर मोशन। क्लियर है क्या।
तो सेंटर ऑफ मास में आपने क्या क्या देखा, सेंटर ऑफ मास सबसे पहले हम क्यों स्टडी करते हैं, सेंटर ऑफ मास इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि इसका यूज करके हम पार्टिकल के रैंडम मोशंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, आसानी से, बिना कोई टेंशन का। क्लियर है? चलो आगे चलें। क्या दूसरी कि हम लोग जो चैप्टर में है सेंटर ऑफ मास में, वहां पे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यही कहता है सिंपल सा कि एक ऐसी पॉइंट जहां पे मास कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है क्या। और मोशन वाला जो कॉन्सेप्ट बताया ना कि मोशंस को स्टडी करने के लिए वो आपको काम देगा कहां पे, रोटेशनल मोशंस में, जब हम काइनेटिक एनर्जी वगैरह कैलकुलेट किया करते हैं उसमें आपका काम देगा, वहां भी हम बताएंगे कॉन्सेप्ट। क्लियर है? चलिए, आई होप हमने जो पॉइंट बताया वो आपको क्लियर हुआ। सेंटर ऑफ मास आपने देखा क्यों स्टडी करते हैं, रैंडम मोशंस को इजी बनाने के लिए, ठीक है क्या। और वो पॉइंट कहां पे लाई करता है, कहां पे लाई करता है, सेंटर कहां पे लाई करता है। अगर आपका ध्यान सुनेंगे, यहां पे हमने कुछ कुछ पॉइंट लिखा है कहां पे लाई करता है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स हमने लिखा है फॉर ए यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडी। अगर हमारे पास एक सिमेट्रिक बॉडी है, क्या है, सिमेट्रिक बॉडी, ठीक है, तब आपका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई कर जाएगा, कहां पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। एग्जांपल हमने लिखा रिंग, डिस्क, स्फीयर। अगर आपका रिंग, डिस्क, स्फीयर एक्सेट्रा इस टाइप का यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, तब उसके सेंटर ऑफ मास कहां पे हो जाएगा, सेंटर पे हो जाएगा। फिर हमने लिखा फॉर एन इरेगुलर बॉडी, फॉर एन इरेगुलर बॉडी सेंटर ऑफ मास में बी लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। सिस्टम के इनसाइड भी हो सकता है और सिस्टम के आउटसाइड भी हमारा सेंटर ऑफ मास हो सकता है। इसका मतलब ये चीजें क्लियर हो गया कि जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास एक्ट हो रहा है, सॉरी कंसंट्रेटेड हो रहा है, ध्यान सुनिएगा मेरी पॉइंट ध्यान से, जिस पॉइंट पे आप कह रहे हो कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, उस पॉइंट पे मास हो भी सकता है और मास नहीं भी हो सकता है, ठीक है क्या। अब रिंग के केस में देख लीजिए, रिंग का सेंटर, सेंटर में कोई मास है क्या, नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट है। रिंग के केस में, रिंग के केस में सेंटर पे ही सेंटर ऑफ मास हुआ, बट सेंटर पे कोई मास प्रेजेंट है ही नहीं। क्लियर है? यस। फिर क्या कहता है, ध्यान सुनिए, हाँ ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है, एक्सटर्नल फोर्स डिसाइड द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब जैसे इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे, बीच में है, तो इसकी मोशन तभी पॉसिबल है, इसकी मोशन तभी पॉसिबल है जब आपका एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ना कि इंटरनल फोर्स। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, ये जो न्यूटन सेकंड लॉ से जो हमने फॉर्मूला लिखा है, न्यूटन सेकंड लॉ इंटरनल फोर्स के लिए वैलिड होता है कि एक्सटर्नल फोर्स के लिए, बताओ जरा ध्यान से। न्यूटन सेकंड लॉ जो वैलिड है, या फिर इवन न्यूटन लॉ जो वैलिड है, वो आपका एक्सटर्नल फोर्स के लिए वैलिड होता है या इंटरनल फोर्स के लिए वैलिड होता है, किसके लिए वैलिड होता है, बताओ जल्दी से। हमें मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि जो न्यूटन सेकंड लॉ, इवन न्यूटन लॉ जो है वो वैलिड होता है आपका एक्सटर्नल फोर्स के लिए, ना कि इंटरनल फोर्स के लिए। क्लियर है? यस। तो ये सारे चीज आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन देख सकते हो, ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हो, और ये डेफिनेशन आप समझने के लिए क्लियर, ठीक है। ये आप समझने के लिए हमने हिंदी में लिख दिया है। हम मान सकते हैं कि पूरे बॉडी का मास एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, और वही पॉइंट पूरे सिस्टम की मोशन को रिप्रेजेंट करता है। वही पॉइंट पूरे के पूरे मोशंस को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। क्योंकि जब हमने इस तरीके से थ्रो किया तो पूरे पॉइंट का स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम उसी पॉइंट का स्टडी करेंगे जिस पॉइंट को हमें इजिली वे में दिखाई दे रहा है, आसानी दिखाई दे रहा है, और वही हमारा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। आई होप आपको ये पूरी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? चलिए तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब सेंटर ऑफ मास हमने देख लिया, तो सेंटर ऑफ मास किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो भी देख लेते हैं। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आएगा, नहीं आएगा, कहां जाएगा, क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देख लेते हैं। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए हम सिस्टम डिसाइड करते हैं, और सिस्टम हमारे पास डिस्क्रीट होता है और कंटिन्यूअस होता है, मींस इरेगुलर और रेगुलर भी होते हैं, ठीक है क्या। तो यहाँ पे फिलहाल हमने डिस्क्रीट सिस्टम लिया। क्या लिया? डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट मास आपको मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट मास मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बहुत सारे पॉइंट मास मिलेंगे। और यहाँ पे पॉइंट मास आपका दो ही मिलेगा। कितने मिलेगा? दो मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइटल डाल दिया है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, दो पार्टिकल सिस्टम का हमारे पास सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। ओके, ध्यान देना, बहुत ही सिंपल सा है,
बहुत ही सिंपल सा है और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान सुनिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ये मेरा गारंटी है आपसे। ठीक है क्या? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। सारे क्वेश्चन अच्छे से बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, यहां पे हमने क्या किया, यहां पे एक्स वाई प्लेन बना लिया। ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, यहां पे कहीं पॉइंट मास रखा हुआ है, सपोज दैट ये और ये। ठीक है, ये हमारा R1 हो गया। ठीक है, इसकी मास M1 और ये हमारा R2 हो गया। ये मास हमारा M2 और इसकी पोजीशन हमारा R2 हो गया। ठीक है क्या? क्लियर है? यानी कि ये एक्स वाई प्लेन में दो किसी रैंडम पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, M1 और M2। ठीक है, कहीं भी दो रखा हुआ है। सपोज दैट एक मेरे हाथ पे एक रेड कलर का कैप दिख रहा है, एक ब्लैक दिख रहा होगा, है ना? दो रख दिए हमने। और सपोज दैट इसके सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इसके सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, देख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है RCOM। RCOM यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है, वो कहता है कि इस मास का और इसके पोजीशन से मल्टीप्लाई कीजिए, M1 R1, और फिर इसको भी वही कीजिए, इसका मास और इसके पोजीशन से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए टोटल मास से, M1 प्लस में M2। यानी कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम, जितने भी सिस्टम का मास रहेगा उन सभी मास से क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है। क्लियर है ये फार्मूला? अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जिस तरीके से यहाँ पे दो सिस्टम है, मोर देन 2 रहेगा तो क्या होगा, तो फिर इसी तरीके से हम ऐड करते चले जाएंगे। मास और उसके पोजीशंस का मल्टीप्लीकेशन, फिर और रहेगा तो मास और उसके पोजीशंस के मल्टीप्लीकेशन, सारे को ऐड करेंगे और नीचे टोटल मास से डिवाइड करेंगे। नीचे टोटल मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। क्या हो गया, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ध्यान दीजिएगा, पोजीशन है तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन होता है ना? क्या होता है, डायरेक्शन होता है। वो हम आगे देख लेंगे जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो अब हमें बताइए, आर का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई दोनों हो सकता है, जेड भी हो सकता है ना? चलिए, तो आर में हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों छुपा हुआ होता है। तो सपोज दैट हमने मान लिया कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास निकालना हो, किसका, एक्स का, तो एक्स का अगर निकालना हो तो कुछ नहीं करना है आपको, M1 इंटू x1 कर लेना है, फिर प्लस में M2 और क्या कर लेना है, x2 कर लेना है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, अगर 22 cm निकालना हो, अगर आपको 22 cm निकालना हो तो M1 बाई 1। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे स्पेशल एक्सिस पे आ गए, तो यहाँ पे आप एरो साइन नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है क्या? चलिए, यहाँ पे एरो दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। M1 बाई 1 प्लस में M2 बाई 2 और डिवाइडेड बाई टोटल मास। ठीक है, इसी तरीके से आप जेड एक्सिस के लिए भी निकाल सकते हो, अगर हमारा मास प्रेजेंट हो तो M1 Z1 M2 Z2 डिवाइडेड बाई टोटल मास, M1 प्लस में M2। क्लियर है, यस या नो? यहां तक क्या कोई क्लियर है? क्या फॉर्मूला को याद करने में कोई डिफिकल्ट होगी? ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ मास का एक और तरीका हम बता देते, ये एवरेज पोजीशन हुआ। ये क्या हुआ, एवरेज पोजीशन भी इसे बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास को हम लोग एवरेज पोजीशन ऑफ सिस्टम बोलते हैं। ठीक है क्या, एवरेज पोजीशन ऑफ, मतलब कि हमारे पास ये पूरे सिस्टम में जितने भी हमारे पास पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, पूरे सिस्टम में जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उन पार्टिकल का मास और पोजीशन के मल्टीप्लाई करने के बाद जो एवरेज पोजीशन निकलेगा ना, वही हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। चलिए छोड़िए, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। ये नहीं भी समझ में आ जाएगा, नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए,
बस इतना समझिए। क्या ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ? फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया ना? यस, आगे चलते हैं। चलिए, यहां पे हमने कुछ बताया नहीं बताया, सारा इससे बन जाएगा आपको। आपको केवल न्यूमेरिकल्स डील होना है, ज्यादा कॉन्सेप्ट के चक्कर में नहीं, केवल न्यूमेरिकल्स हमें डील होना है, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल डील होना है, ठीक है क्या? क्योंकि फिजिक्स और फिजिक्स की सिलेबस कभी खत्म नहीं होती, इसलिए हमेशा वो चीजों के ऊपर, उस चीज के ऊपर आप अटैक कीजिए जो आपके लिए काम का हो, ठीक है क्या? ज्यादा इधर उधर का नहीं, ज्यादा कुछ भी नहीं इधर उधर का। अब ध्यान देना, अब हम बनाते हैं न्यूमेरिकल्स। क्या बनाते हैं? न्यूमेरिकल्स। हमने क्या किया ध्यान दीजिएगा, यहां पे ओरिजिन काउंट किया, ठीक है क्या? ये हमारा बाई एक्सिस को रिप्रेजेंट किया, ये हमने एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। चलिए, और यहां पे मेरे बच्चों, एक मास को रख दिया यहाँ पे m1, एक मास को हमने रख दिया यहाँ पे m2। m1 का वैल्यू है 1 kg और इसका वैल्यू है 2 kg, ठीक है। और ये हुआ हमारा x1 1 मीटर और ये हमारा हुआ x2 कितना? चलिए 2 मीटर कर लेते हैं। कितना मीटर? 2 मीटर। क्लियर है? और ध्यान दीजिएगा, और हमें पूछा जा रहा है सेंटर ऑफ मास कहां से? फ्रॉम, यहां से, ओरिजिन से। ये हमारा ओरिजिन हुआ, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन, ध्यान दीजिएगा, ये क्लास, ये लेक्चर बहुत ही मजेदार होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार होने वाला है। सेंटर ऑफ मास की ऐसी लेक्चर आपने नहीं देखा होगा जैसी होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। ओके, सही है। सारा का सारा बॉडी यानी जितने भी बॉडी ऑब्जेक्ट है वो सारा का सारा किस पे? एक्स पे। अब भैया जब एक्स पे रखा हुआ है तो बाई क्या होगा? 0 हो जाएगा। जेड का सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। अगर हमारा मास एक्स एक्सिस पे प्लेस किया गया है, तो सेंटर ऑफ मास भी एक्स एक्सिस पे ही आएगा, बाई पे क्यों आएगा? अब निमंत्रण आपके यहाँ का आया है तो क्या आपके पड़ोस में हम चले जाएंगे? नहीं ना। निमंत्रण अगर आपके यहाँ का है तो हम आपके यहाँ ही आएंगे, पड़ोसी के यहाँ क्यों जाएंगे? आपके पड़ोसी के यहाँ क्यों जाएंगे बताइए ना? जाएंगे क्या? नहीं ना। अगर हम निमंत्रण आपको दें, आहा क्या बात हो गया सर, अगर हम आपको निमंत्रण दे दें किसी भी चीज पे, तो बताओ आप मेरे पड़ोसी के यहां जाओगे? नहीं ना, नहीं जा सकते। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास केवल एक्स एक्सिस पे ही होगा, बाई एक्सिस पे नहीं होगा। यानी कि बाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास हमारा 0 हो जाएगा और जेड एक्सिस पे भी सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा, क्योंकि बाई और जेड पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया, एक्स पे किया गया। तो एक्स पे हमारा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब यहां पे देखिएगा m1 का वैल्यू कितना था? 1। इसकी पोजीशन कितना था फ्रॉम ओरिजिन? 1। फिर प्लस में m2 हमारा कितना हुआ? 2। और x2 का वैल्यू कितना हुआ? 2। और डिवाइड बाय टोटल मास 2 और 1 3 हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 1 5/3। अब ये 5/3 जो आ रहा है 5/3, इसे आप सोचे तो डिवाइड कर सकते हो वरना छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी 5/3 होगा ना, 5/3 जो होगा यही कहीं पे लाई करेगा, ठीक है क्या? ये हमारा जो डिस्टेंस आएगा ये हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का आ गया। पोजीशन ऑफ क्या ये 1 से बड़ा नहीं है? 5/3 1 से ज्यादा हो गया। यस, 1 से ज्यादा हो गया, तो ये तो हमारा 1 था, तो 1 से ज्यादा कहीं यहां आ जाएगा। क्लियर है? चलो, और एक चीज हम यहां से बता दें आपको, और यहां से एक चीज बता दें, जब कभी भी यहां से हम एक पॉइंट बताएंगे आपको, देखिएगा क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाएगा।
पॉइंट ये है हमारा कि जब कभी भी दो पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम रहेगा, तब उसके सेंटर ऑफ मास हमेशा उन दोनों ऑब्जेक्ट के मिलाने वाले लाइन पे ही होगा। याद रखिएगा, जब दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हो, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, ठीक है, तो उन दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट को मिलाने वाले लाइन पे ही हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट, इसी पे हम क्वेश्चंस दे देते हैं आपको। एक पॉइंट यहाँ पे हमारा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट, सेम पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे, ठीक है। M1 M2 M1 M2, क्लियर है? M1 M2। अब आपसे पूछा जा रहा है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कौन सा होगा? सेंटर ऑफ मास ये होगा, या फिर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, या फिर सेंटर ऑफ मास ऊपर में कहीं जाएगा। लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड और डी में नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा होगा? 1 2 3। अभी मैंने बताया, क्या बताया आपको? अरे लिख लीजिए कहीं पे, लिख लीजिए। सब पॉइंट हम लिखें ये पॉसिबल नहीं है, लिखना पड़ेगा आपको। हम बता रहे हैं आपको, बता ये रहे हैं कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट का, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे होगा जो लाइन इन दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास ये आ गया। क्या आ गया? सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? हाँ या ना? यस या नो? यस या नो? यस या नो? यस या नो? सही है, सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस बनाए थे उसमें हमने ओरिजिन डिसाइड कर दिया कि हाँ हमको इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास चाहिए, लेकिन अगर हम चेंज करते ओरिजिन को, तो क्या सेंटर ऑफ मास चेंज कर जाएगा? यस ऑफ कोर्स चेंज कर जाएगा। भाई आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आपको मालूम है कि अगर आपका ऑब्जर्वर चेंज हो जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाती है, तो मोशन भी चेंज हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम चेंज कर देंगे तो क्या बिहेवियर ऑब्जेक्ट की चेंज होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? मोशन चेंज होती है कि नहीं होती है? होती है ना। यानी कि इसका मतलब अगर आप ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज कर दोगे, रेफरेंस चेंज कर दोगे, तो पोजीशन चेंज हो जाएगा। पोजीशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर है? यस। अब सपोज दैट यहां पे हमारे पास 2 kg का ब्लॉक है, यहां पे हमारे पास 2 kg का ब्लॉक है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा डिस्टेंस हमारा 2 मीटर का है। कितने मीटर का? 2 मीटर का। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है क्या? ए पॉइंट से आपको कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। इसे एक्स एक्सिस काउंट कर लीजिए और इसी को आप ओरिजिन काउंट कर लीजिए ओ, ठीक है। जिसको बोला जाएगा ना उसी को ओरिजिन काउंट कर लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला? एक्ससीएम m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। क्लियर है? एक्ससीएम m1 x1। अब बताओ x1 यानी कि m1 का पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन, तो m1 का पोजीशन, x1 क्या होता है? x1 क्या है? पोजीशन किसका? m1 का। तो बच्चों m1 तो यहीं पे बैठा हुआ है ना, ओरिजिन पे। इसका मतलब m1 का पोजीशन क्या हो गया? 0 हो गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं।
कि m1 जो है वो ओरिजिन पे आ गया, क्योंकि आपने इसी का ओरिजिन काउंट कर लिया भाई। तो इसका ओरिजिन काउंट कर लिया तो इसकी पोजीशन ओरिजिन से कितना होगा, 0। तो मास तो है लेकिन पोजीशन इसका 0 होने के कारण 0 हो जाएगा। इसका मास कितना है, 2, और इसकी पोजीशन कितना हो गया, ये डिस्टेंस 2, टोटल मास 4, और 2 टू जा 4/4, यानी कि हमारा क्या आ गया, 1 मीटर। और 1 मीटर क्या होगा, क्या इसका सेंटर नहीं होगा, यस, ये हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 1 मीटर। क्या हो गया, 1 मीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या, यस या नो? अरे भाई यस समझ में आ रहा है तो लाइक तुम ठोकते चलिए, कमेंट करते चलिए। तो XCM इक्वल टू 1 मीटर क्या आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 मीटर। क्लियर है, हाँ या ना, यस। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। आप कहोगे कि सर अगर हम 20 से काउंट करें तो क्या 1 मीटर आएगा, यस 1 मीटर ही आएगा। देखिए अगर आप वहां से चेंज कर, अगर आप सोल्व करते हो फ्रॉम बी से तो उसको ओरिजिन काउंट कर लीजिए। अगर आप इसको ओरिजिन काउंट करोगे तो ध्यान सुनिएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, m1x1 m2x2 राइट, डिवाइड बाय टोटल मास। फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, तो XCM हमारे पास हो जाएगा m1x1। मेरे प्यारे बच्चों अगर ओरिजिन यहां से हो गया तो ये वाला यहां से यहां तक जो m1 है, ये वाला, ये हमारा m1 हुआ था, ठीक है, ये हमारा m2। तो ये कितना डिस्टेंस पे आ गया, 2 मीटर पे। और एक चीज, ये जो x1 x2 जो है आपको वेक्टर साइन के साथ यूज करना है। तो m1 हमारा कितना हुआ, 2, ठीक है। और इधर से आओगे तो ये जो डिस्टेंस है ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से राइट साइड चलते हो तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड चलते हो तो नेगेटिव होता है। तो ये वाला साइड हमारा नेगेटिव हो जाएगा, -2। क्लियर है, यस। प्लस में m2 का वैल्यू तो 2 है, बट x2 का ओरिजिन काउंट करने के कारण ये 0 हो जाएगा और नीचे में 4 हो जाएगा। टोटल मास -2 टू जब 4 तो -4/4 यानी कि -1 मीटर। अब ये माइनस का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये भाई साहब यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर आ गया तो कहेगा क्या कि यहां से -1 मीटर, यानी कि 1 मीटर, माइनस का मतलब हुआ लेफ्ट साइड, इससे लेफ्ट साइड हुआ कि नहीं, हाँ। और यहां से सोल्व किया तो क्या आया था, +1, यानी इससे राइट साइड और इससे लेफ्ट साइड। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है, यस। यहाँ पे देखिए अगर दो हमारा पॉइंट मास है तो सेंटर ऑफ मास उसके लाइन पे ही आया कि नहीं आया, उसके लाइन पे ही आया हमारा सेंटर ऑफ मास। क्लियर है, हाँ या ना, यस या नो, यस या नो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो तो आगे चलते हैं, हम और कुछ और क्वेश्चंस इस पे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास अभी 2 पॉइंट मास का बात कर रहे हैं, एक पॉइंट मास यहाँ पे, एक पॉइंट मास यहाँ पे m1, यहाँ पे m2, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस हमारा d हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, d हो गया, ठीक। चलिए इसी को हमने ओरिजिन काउंट कर लिया, इसी को हमने ओरिजिन काउंट कर लिया। क्लियर है, चलिए तो हमारे पास बताइए, ये हमारा x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, z एक्सिस पे नहीं है, ठीक है, x एक्सिस पे। और जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सभी एक्सिस पे लिए वैलिड हो सकता है, ठीक है क्या। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास XCM निकालना है, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए तो XCM की अगर बात करें सेंटर ऑफ मास तो क्या हो जाएगा, m1x1 प्लस में m2x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। ओ लाडलो ध्यान देना, क्या कर रहे हो, बताओ ना क्या कर रहे हो, मजे कर रहे हो, पढ़ना नहीं है, नहीं पढ़ना है, डर लग रही है, ओहो नहीं, डरना नहीं है, पढ़ना है। XCM m1x1, x1 तो यहीं पे आ गया, 0 हो गया, m2 यहाँ पे तो m2, x2 कितना हो गया, d हो गया, तो m2 इंटू में d और डिवाइडेड टोटल मास m1 प्लस में m2। सही है, यानी कि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, लाडलो, छोटे मोटे बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा m2d और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आ गया, आ गया। सर अब बताना क्या चाहते हो,
हम बताना ये चाहते हैं कि फिलहाल इसे D1 काउंट कीजिए। क्या काउंट कीजिए? D1। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं ना कहीं आ गया। मान लेते हैं कि ये हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया जो कि D1 हो गया। फ्रॉम कहां से? D1 सेंटर ऑफ मास हो गया फ्रॉम M1 से। तो इधर से कितना होगा? इधर से सर D2 हो जाएगा, तो है ना। इधर से हमारा D1 तो इधर से हमारा D2 हो जाएगा। क्लियर है? यस। यानी कि अगर ये टोटल सपोज दैट ये यहाँ पे मास सेम है तो सेंटर पे सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अगर ये हमारा 2 मीटर तो 1 मीटर पे आ जाएगा, तो इधर से 1 मीटर तो इधर से भी 1 मीटर होगा। लेकिन अगर इधर से हाफ मीटर तो इधर से कितना हो जाएगा? 2 माइनस हाफ करना पड़ेगा। क्लियर है? यस। तो D1 फ्रॉम M1। अब यहां पे देखना, हमें D2 निकालना है। तो D2 तो आप बहुत ही इजीली वे में निकाल सकते हो मैथमेटिकली। ये अगर हमारे पास D है तो ये हमारा D1 कर लोगे, तो D माइनस D1 कर लोगे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम कुछ बताना चाहते हैं आपको। D माइनस D1 का वैल्यू क्या आया? D1 का वैल्यू आया सर M2D डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2। क्लियर है? यस। आप इसे सोल्व करोगे मैथमेटिकली तो आएगा, इसे एलसीएम लो तो आ जाएगा नीचे में M1 प्लस में M2, M1D हो जाएगा, फिर हमारा M2D हो जाएगा, और M2D उड़ जाएगा तो M2D उड़ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा D2 इक्वल टू M1 इंटू D और डिवाइडेड बाय टोटल मास। यानी कि अगर हमारे पास सेंटर ऑफ मास निकालना हो, अगर हमारे पास सेंटर ऑफ मास निकालना हो, दो पॉइंट मास का, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, M2 इंटू डी मतलब टोटल डिस्टेंस, दोनों पॉइंट मास के बीच का डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाय टोटल मास। खत्म कहानी। अगर आपको यहां से निकालना हो तो इसका मास यूज कर लीजिएगा, अगर आपको यहां से निकालना हो तो इसका मास यूज कर लीजिएगा। देखिए ना, अगर ये कहां से आया? फ्रॉम M1, और ये कहां से आया है? फ्रॉम M2। यानी कि अगर आपको M1 से निकालना हो तो इस मास को टोटल डिस्टेंस से डिवाइड कर, इस मास को टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके टोटल मास से डिवाइड कर देना है। अगर यहां से निकालना हो तो उसका वाला मास यूज कर लीजिए। खत्म। नीचे टोटल मास। ओके सर, सही है। लेकिन अब ध्यान देना, D1 D2 को डिवाइड कर दो। D1 और D2 को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो D1 और D2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो D1 बाय D2 अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? M2D और यहां से M1D, यहाँ पे M1 प्लस M2, यहाँ भी M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा? उड़ेगा ना। ऊपर में हो जाएगा M2D, फिर हमारे पास हो जाएगा M1 प्लस में M2, राइट। फिर नीचे हो जाएगा हमारे पास M1D डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2। अरे मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? D से D ही उड़ जाएगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा D1 बाई D2 इक्वल टू M2 बाई में M1। आप देखिएगा यहाँ पे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है? क्या आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि जो डिस्टेंस जो होगा, और D1 D2 क्या हुआ? D1 D2 हमारा हुआ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। याद रखिएगा, D1 और D2 क्या हुआ? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। D1 हुआ फ्रॉम M1, D2 हुआ फ्रॉम M2। तो D1 D2 हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, D1 यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1 जो हुआ वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। D हमारा क्या है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब क्या हुआ? D हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऊपर में, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नीचे में। तो क्या कहता है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि अगर मास जिसकी मास ज्यादा होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास उसका कम होगा, वहां से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कम होगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास अगर हमारा M1 का वैल्यू ज्यादा हो जाता है M2 से, ठीक है, सॉरी, M2 का मास ज्यादा हो गया M1 से, तब हमारा रिलेशन ये हो जाएगा।
यानी कि एक तरफ ज्यादा मास का ऑब्जेक्ट है, दूसरी तरफ कम मास का ऑब्जेक्ट है, तो सेंटर ऑफ मास किधर होगा? सेंटर ऑफ मास किधर होगा? अगर मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास दूर नहीं हो सकता, सेंटर ऑफ मास उसके तरफ होगा, सेंटर ऑफ मास उसके तरफ होगा। जिधर ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड सेंटर ऑफ मास होता है। क्यों? मास ज्यादा, सेंटर ऑफ मास कम, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कम, क्योंकि दोनों चीज ज्यादा नहीं ले सकते, दोनों चीज अब ज्यादा नहीं ले सकते। क्लियर है? चलिए क्वेश्चंस देखिएगा। एग्जांपल, यहां पे हमारे पास 2 kg है, यहां पे हमारे पास 4 kg है, ठीक है क्या? और सपोज डेट ये जो डिस्टेंस हमारा है, ये डिस्टेंस हमारा है 1 मीटर का, नहीं 1 मीटर नहीं अच्छा रहेगा, 2 मीटर का। कितने मीटर का? 2 मीटर का। क्लियर है? यस। अगर आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां से निकालना हो, कहां से निकालना हो? यहां से, तब m1 m1 x2 प्लस m2 x2 करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से निकालिए d1 कहीं होगा, तो d1 क्या हो जाएगा? d1 हो जाएगा, इसको ओरिजिन काउंट कीजिए तो हो जाएगा इसका मास, तो इसका मास 4, डिस्टेंस हमारा 2 और टोटल हमारा मास कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, यानी 8/6। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 4/3 मीटर, 4/3 मीटर। ठीक है, चलिए ये हमारा हुआ फ्रॉम D1 यानी कि फ्रॉम M1, D1 फ्रॉम M1, सॉरी फ्रॉम D1 बोल रहे थे, फ्रॉम M1, फ्रॉम M1। क्लियर है? यस। D2 की बात करोगे आप तो हो जाएगा, इसका मास लेना था ना, और डिस्टेंस हमारा 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 4 बाई कितना आ जाएगा? 6, यानी कि 2/3, 2/3। अब बताना यहाँ पे इसे आप क्या लिखोगे? इसे आप लिखोगे 2 इंटू में 2/3 लिखोगे, यहाँ पे 2/3, तो किसका वैल्यू ज्यादा आया? किसका वैल्यू ज्यादा आया? D1 का वैल्यू ज्यादा आया, D2 का वैल्यू कम आया। यहां से ज्यादा दूरी पे होगा और यहां से कम दूरी पे होगा, यानी कि यहाँ कहीं होगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आगे चले, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब इस पे हम क्वेश्चंस बनाते चलेंगे, ठीक है? अब इस पे हम क्वेश्चंस बनाते चलेंगे। चलिए देखिए, ये आपका मेडिकल का है, नीट का क्वेश्चन है। क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है जिसकी मास 10 kg और 20 kg है, मास हमारा 10 kg और 20 kg है, ठीक है? कनेक्टेड टू द 2 एंड्स ऑफ ए रिजिड रॉड, एक रॉड होगा, ठीक है, रिजिड रॉड, और इसके एंड पे हमारे पास 2 पॉइंट मास है, 2 पॉइंट मास है, ठीक है? रॉड ऑफ लेंथ हमारा यानी कि डिस्टेंस हमारा 10 मीटर हो गया, ठीक है? विथ नेग्लेजिबल मास, यानी कि रॉड का मास हमारा नेग्लेजिबल है, ठीक है? रॉड का मास नेग्लेजिबल है, और यहाँ पे हमारा 10 kg और यहाँ पे हमारा 20 kg हो गया, ठीक है? लेंथ हमारा 10 मीटर, सिस्टम फ्रॉम 10 kg मासेज, तो बताइए सेंटर ऑफ मास का, हमारा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमारा कहां से? 10 kg से। क्या वही क्वेश्चन है या नहीं है जो अभी हमने पढ़ा? जो अभी हमने पढ़ा, तो यहां से अगर आपको निकालना हो तो यहां से आपको निकालना, तो शॉर्ट मेथड हमने बता दिया फॉर्मूला, दैट M1 M2 M1 X2 ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये यहां से निकालना है ना जी। इसको छोड़ दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 20 को किसके साथ? 10 के साथ, और टोटल डिवाइड कीजिए, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा? टोटल मास 30, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20/3। क्या कहीं ऑप्शन है? खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पार्टिकल 5 kg और 10 kg है, अटैच टू 2 एंड्स ऑफ ए रिजिड रॉड, वही क्वेश्चन से, ठीक है क्या? लेंथ 1 मीटर विथ नेग्लिजिबल मास। देखिए क्वेश्चन से रिपीट किस तरीके से कर रहा है, क्या क्वेश्चन आपका किस तरीके से रिपीट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? इससे पहले वाले क्वेश्चन भी, इससे पहले वाले क्वेश्चन भी, इससे पहले वाले क्वेश्चन भी 2022 का था, और यहाँ पे क्वेश्चन 2020 का है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, ठीक है क्या? चलिए ये हमारा 67 सेंटीमीटर आ जाएगा, सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है? सोल्व हो जाएगा ना? सोल्व हो जाएगा ना? कहां से पूछा जा रहा है? 5 kg से पूछा जा रहा है। कहां से पूछा जा रहा है? 5 kg से पूछा जा रहा है, तो ये हमारा 5 kg हो गया, ये हमारा 10 kg हो गया, ठीक है? बीच का डिस्टेंस हमारा 1 मीटर का आ गया, बीच का डिस्टेंस हमारा 1 मीटर का आ गया,
मेरे बच्चों यहां से आप सोल्व करना कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां से तो इसका मास यूज कीजिए और ये वाला डिस्टेंस यूज कर लीजिए और टोटल मास डिवाइड कर लीजिए 10/15 और 10/15 यानी कि यहां से हमारे पास आ जाएगा, अगर हम 5 से उड़ाए तो यहाँ पे ऊपर में 2 आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 2/3 यानी कि आपका आ जाएगा 0.66 के आसपास आ जाएगा इतना मीटर। लेकिन हमें सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है तो सेंटीमीटर में यानी 67 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन हमारा मेडिकल का ये भी है, ये हमारा 20 में पूछा हुआ है, 2020 का क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि 3 आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ मास m are placed at the corner of a right angle triangle with mutually perpendicular side equal to 2 मीटर, यानी कि एक पॉइंट मास यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। क्लियर है? सभी का मास हमारा सेम है और एक ओरिजिन पे है और डिस्टेंस हमारा 2 मीटर x में, डिस्टेंस हमारा 2 मीटर y में। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम एक्स एक्सिस निकाल लेंगे, एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, फिर वाई एक्सिस का निकाल लेंगे, फिर जेड एक्सिस का निकाल लेंगे, बट जेड तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। तो m1 x1 ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पे, m1 x1 m2 x2 प्लस में कितना मास है 3 मास है, 3 तक चलना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 2 3 यानी कि 3m कर लीजिए डायरेक्ट। क्लियर है? यस। x1 तो हमारा ओरिजिन हो गया तो खत्म कहानी। m2 x2, m2 इसको काउंट कीजिए तो m और इसकी पोजीशन कितना हुआ 2, तो 2 हो गया, प्लस में कौन से एक्सिस की बात कर रहे हो x। अब एक्स एक्सिस पे जो तीसरा पार्टिकल है ये हमारा m1 हो गया, ये हमारा m1 हो गया, ये हमारा m2 हो गया, ये हमारा m3 हो गया। ठीक है, तो m3 कौन से एक्सिस पे चला गया सर? m3 हमारा बाई एक्सिस पे चला गया। बच्चों जब m3 हमारा बाई एक्सिस पे चला गया तो आप किसके सोल्व कर रहे हो, x को सोल्व कर रहे हो कि बाई को? सर x को, छोड़ दो इसको। तो अगर हम इसको छोड़ देंगे तो क्या मास लेंगे? भाई लेंगे, क्योंकि नीचे में मास ऑफ द सिस्टम होता है, पूरे सिस्टम में हमारा मास क्या है। हाँ, ये जो मास प्रेजेंट है इसकी x का कोई लोकेशन नहीं है इसके पास, लेकिन इसके पास मास है ना, क्योंकि सिस्टम का हिस्सा है। जब ये सिस्टम का हिस्सा है तो मास तो लोगे। हाँ, इसकी पोजीशन लेना नहीं लेना वो चीजें अलग होती है, वो डिसाइड होता है एक्सिस पे, लेकिन मास तो सिस्टम पे डिसाइड होता है। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 0, ये 3m, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 2/3। और हम बताओ x के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई कैप। चलिए सिमिलरली बाई की बात कर लीजिए, तो बाई की बात करोगे बच्चों, बाई की बात करोगे तो बाई क्या होता है m1/1, m2/2, m3/3। अरे भाई m2/2 ना बोलो, m3/3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा, 3m। m1/1 तो m1 ये हो गया, ठीक है, m1 ये m1 का क्या x1 क्या y1, वो तो ओरिजिन पे है, क्योंकि ओरिजिन पे कैसा x कैसा y कैसा z, ओरिजिन पे कैसा x कैसा y कैसा z, सर वैसा गोल गोल वाला, गोल गोल वाला। और m2/2, m2 ये हमारा x पे आ गया, लेकिन हम y की बात कर रहे हैं, खत्म। m3/3 मास हमारा m है और हमारा डिस्टेंस हमारा 2 है, y में 3 है। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, यहां से भी तो 2/3 ही आ रहा है, 2/3 जो है, यानी कि हमारे पास जो नेट आएगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास x और y को ऐड कर लेंगे, XCOM प्लस में YCOM। ठीक है क्या, RCOM XCOM का वैल्यू है 2/3, I कैप प्लस में 2/3 J कैप। देखो कौन सा ऑप्शन है, अरे ये है, क्योंकि आप कॉमन निकाले हुए यहाँ पे, तो 2/3 कॉमन निकाल लोगे तो I प्लस J आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा ना, एक छोटी सी क्वेश्चन से ये भी है बट कॉन्सेप्चुअल है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन,
सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल किस बात पे डिपेंड नहीं करता? क्या पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता? क्या बात कर रहे हो, नहीं करता? अरे पोजीशंस पे तो डिपेंड करता ही। अगर पोजीशंस पे डिपेंड नहीं करता तो एक्स पे सोल्व कर रहे हैं तो वाई को छोड़ रहे हैं, वाई को सोल्व कर रहे हैं तो एक्स को छोड़ रहे हैं। कैसे नहीं डिपेंड कर रहा है? डिपेंड तो कर ही रहा है। अगर नहीं छोड़ते तो टोटल मास लेते तब ना, लेकिन ऊपर में तो छोड़ रहे हैं, यानी कि डिपेंड करता है। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, बिल्कुल डिपेंड करता है। रिलेटिव डिस्टेंस डिपेंड करता है। मास ऑफ द, क्या बात कर रहा है, मास से मल्टीप्लाई हो रहा है। फोर्स, यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सॉरी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, चलिए। अच्छा, क्वेश्चंस जो आया वो प्यारा सा क्वेश्चंस आ गया। क्या आ गया? क्वेश्चंस प्यारा आया। तो यहां से क्वेश्चंस बनाने के लिए एक चीज हम आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? क्या एक चीज हमको बताना पड़ेगा? क्या बताना पड़ेगा? बताना ये पड़ेगा कि चेंज इन कैसे होता है पोजीशन। चलिए, ये हो गया था। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब कुछ ही टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। बच्चों, हमने टू पार्टिकल्स के लिए पढ़ा, हम मोर देन थ्री पार्टिकल्स के लिए, मोर देन टू पार्टिकल्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है? क्या सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स, चलिए, फॉर n पार्टिकल्स, फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। डिस्क्रीट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? क्या डिस्क्रीट सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। ये हमारा y हो गया, ये हमारा x हो गया। एक हमारा यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक कहीं यहाँ पे होगा, एक कहीं यहाँ पे होगा, और ये हमारा कहीं यहाँ पे हमारा यहाँ पे होगा। ये सब प्रोडक्ट M1 होगा, ये हमारा M2 होगा, ये हमारा M3 होगा, ये हमारा M4 हो जाएगा, और ये हमारा सब प्रोडक्ट Mn हो जाएगा, ठीक है? इसकी पोजीशन हमारा R1, इसकी पोजीशन R2, इसकी पोजीशन हमारा R3, इसकी पोजीशन हमारा R4, इसकी पोजीशन हमारा Rn हो गया। क्लियर है? यस। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा वही फॉर्मूला हो जाएगा, M1 R1 प्लस में M2 R2, M2 R2 प्लस डॉट डॉट कहां तक जाओगे? Mn Rn तक, Mn और Rn तक, और नीचे में टोटल मास, नीचे में हमारा टोटल मास M1 प्लस में M2 प्लस डॉट डॉट। आप इसे सिग्मा फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक रहने दो। ये R हुआ, ठीक है? क्या इसी तरीके से आप एक्स बाय जेड में यूज कर लीजिएगा, एक्स बाय जेड में यूज कर लीजिएगा, हो जाएगा ना? एक्स बाय जेड में यूज कर लीजिएगा। एक्स की बात करेगा तो सभी जगह एक्स हो जाएगा, बाई की बात करेगा तो सभी जगह बाई हो जाएगा। क्लियर है? यस। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं? अब बताइए, अगर यहाँ पे पॉइंट, जो पॉइंट मास आपको देख रहे हैं, ठीक है ना, उस पॉइंट मास को हम पोजीशन डिस्प्लेस कर देते हैं, पोजीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है? किसी एक का या सभी का, ठीक है? किसी भी एक पॉइंट मास को हम शिफ्ट कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं कहीं और, तो क्या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? चलिए, तो अब क्या करते हैं? चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। नो, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ध्यान दीजिएगा, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है, यानी कि डे निकालना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम ऐसा मान रहे हैं कि सब में चेंज आ रहा है, तो M1 dr1 प्लस में M2 dr2 प्लस डॉट डॉट प्लस में M3 drn,
हमें बताइए क्या पोजीशन चेंज करने से मास चेंज हो जाएगा? नहीं, तो मास तो हमारा वही रह गया। क्लियर है? ये फॉर्मूला ठीक है। अब इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। इस पे क्वेश्चन आपका जेई में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, ठीक है, क्या मेडिकल जेई दोनों में आया हुआ है। क्वेश्चंस देखिएगा, यहाँ पे M1, यहाँ पे हमारा M2। क्लियर है? यहाँ पे सपोजिटेड मान लेते हैं कि ये कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, सपोजिटेड ये हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, मान लेते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ, भाई ये क्यों ऐसे कर रहे हो, ये हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, ये हमारा ओरिजिन भी हो गया, ठीक है क्या? क्लियर है? चलिए आप ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमारा R1 है और ये डिस्टेंस हमारा R2 है, ये डिस्टेंस हमारा R2 है, और ये जो पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास को हम इस साइड लेफ्ट साइड हम क्या कर दिए, मूव करा दिए, ठीक है क्या? और ये यहाँ पे आ गया, ये D से हमने मूव करा दिया, M1 को यहाँ पे आ गया, M1 यहाँ पे आ गया, यानी कि शिफ्ट कर दी, क्या कर दिया हम, शिफ्ट कर दिए, हमने शिफ्ट कर दिया। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हम शिफ्ट इस तरीके से कर रहे हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास पे चेंजेस नहीं आ रहा है, तो बताइए M2 को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? समझ में आ रहा है क्या? फाइंड द shifting of M2 for which no any change in position of center of mass, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो बताइए M2 को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है चेंज का, कितने पार्टिकल है, 2, dr हो जाएगा, COM लगाना है लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एक्स एक्सिस पे है ना, ये एक्स एक्सिस पे है तो r क्या, x यूज कर लीजिए, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको, r का भी और x का भी। यहाँ पे XCOM क्या है फॉर्मूला, M1 dx1 प्लस में M2 और क्या dx2, और x1 x2 आपका वेक्टर के साइन के साथ यूज कीजिएगा, M1 M2 नीचे में हो जाएगा M1 प्लस में M2। अब बताइएगा ये क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे कह रहा है कि चेंज जो हमारा है फॉर विच नो एनी चेंज, यहाँ पे कह रहा है चेंज, तो बताइए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, जो पहले था वही अब भी है, तो चेंज हमारा क्या हो गया, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का 0 हो गया। यस, ये इधर आ जाएगा तो 0 इंटू M1 प्लस M2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा M1, और बताइए x1 का चेंज कितना है, d, और कौन से साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड, तो माइनस d, ठीक है क्या, प्लस में M2 और क्या dx2। क्लियर है? यस, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये फैक्टर इधर आ जाएगा, तो M1 और क्या हो जाएगा d इक्वल टू M2 और dx2, तो dx2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1 बाई M2 और इंटू में d, ये हमारा क्या आया, M2 का शिफ्टिंग आया, ठीक है ना, M2 का शिफ्ट आया। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, देखिएगा ये हो गया था। चलिए देखिए क्वेश्चन, ये मेडिकल का क्वेश्चन है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा होगा, क्वेश्चन बहुत पुराना है, अरे भाई इसका पुराना है ना, मेंस का नया क्वेश्चन हो गया है। देखना क्या कहता है, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स हैविंग मासेस M1 एंड M2। चलिए M1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, M2 हो गया। क्लियर है?
डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, डी हो गया। डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, डी हो गया। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पार्टिकल मास m2 मूव सो एट इट कीप द मास m2 मूव सो एज टू कीप द मास सेंटर ऑफ द पार्टिकल इज एट द ओरिजिनल पोजीशन। मतलब क्या कहता है, क्या कहता है कि हमारा सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं कर रहा, ओरिजिनल पोजीशंस पे ही है। क्वेश्चन रीड करो, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग द मास दिस पार्टिकल ऑफ मास m1 इज पुश्ड टुवर्ड्स द मास ऑफ द सेंटर ऑफ पार्टिकल। यानी कि m1 को क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है किधर, टुवर्ड्स द मास ऑफ मास सेंटर, सेंटर ऑफ मास की तरफ। यानी इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, हमने बताया था कि जब दो पार्टिकल्स होता है तो सेंटर ऑफ मास उसके लाइन पे होता है, यानी कि इधर। तो m1 को किधर पुश किया गया, इधर पुश किया गया। कितना पुश किया गया, d से पुश कर दिया गया। ठीक है, तो थ्रो डिस्टेंस d, इसको d डैश मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमारा d डैश था। The particle of mass m2 moves so as to keep the mass center of particles at original positions। तो बताइए m2 को कितना शिफ्ट करें ताकि हमारा सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमें मालूम है कि चेंज इन सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है दिस, इक्वल टू m1 dx1 प्लस में m2 और क्या dx2 और डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। ये हमारा क्या हो गया, जीरो, ये आएगा जीरो हो जाएगा। तो m1 और dx1, m1 और क्या dx1 इक्वल टू माइनस में m2 और क्या dx2। ये इधर आएगा, एक माइनस में आ जाएगा, हाँ माइनस में आ जाएगा। चलिए ये हमारा m1 हो गया। तो m1 राइट से डिस्प्लेस किया जा रहा है कितना, d, तो m1 इंटू डी इक्वल टू माइनस में m2 और क्या dx2। ये हमारा सेकेंड पार्टिकल का शिफ्टिंग आएगा। तो यही सेकेंड पार्टिकल का शिफ्टिंग कितना आ रहा है, m1 बाई m2 और इंटू डी। क्या वही आंसर आया कि नहीं आया, बट माइनस आया। माइनस यहाँ पे नहीं दे रहा, ओनली मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। तो m1 बाई m2 इंटू डी, यानी क्या कहता है, ये इधर तो ये इधर। क्लियर है, अपोजिट। नेक्स्ट, ये भी हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस को भी हम समझ लेते हैं। हमारे पास क्या कहता है, दो पार्टिकल्स है, 1 kg 3 kg का है, पोजीशन हमारा दिस और दिस है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। हमें मालूम है फर्स्ट का पोजीशन हमारा r1 है जो कि गिवन है, i कैप 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, r2 क्या है, r2 हमारे पास है -3i माइनस 2j प्लस में k कैप। ठीक है, मास हमारा गिवन है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1 इंटू r1। m1 का वैल्यू 1 हो, 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या कोई फर्क रहेगा, नहीं, हो जाएगा i प्लस 2j प्लस में k। क्लियर है। फिर हमारे पास m1 इंटू r1 हो गया, m2 इंटू r2, मास यहाँ पे 3 और इसका पोजीशन इतना, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो -9i हो जाएगा। तो -9i डायरेक्ट सोल्व करते जाइए तो माइनस में 9i हो जाएगा। फिर हमारे पास ये 2 और 3, तो माइनस में 6j हो जाएगा। क्लियर है। फिर हमारे पास k और 3 यानी कि 3k हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 और 1 4, -9i और i -8i। फिर हमारा -6 और 2j -4j। फिर 3k और k 4k और डिवाइड कीजिए 4 से, तो 4 कॉमन लेके उड़ा दीजिए तो माइनस में 2i हो जाएगा और माइनस में j हो जाएगा, अब प्लस में k हो जाएगा। ऐसा किसमें दिख रहा है, -2i माइनस j, -2i माइनस j और प्लस के, -2i माइनस j और प्लस के। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये भी बन जाएगा आपका, यही बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है, जुलाई 2022 का है, बन जाएगा ना। वही मास है 1 kg 3 kg i प्लस 2j प्लस के -3i माइनस 2j प्लस के। अरे भाई क्वेश्चन मैच कर गया, क्वेश्चन मैच कर गया क्या, उसी तरीके का, थोड़ा सा इधर उधर का चेंज हो सकता है। ठीक है क्या, यहां से हमारे पास i प्लस 2j प्लस के, वहां पे क्या था, वहां पे क्या था,
सेम क्वेश्चन से, ठीक है क्या, सेम क्वेश्चन से बना लीजिएगा, ठीक है क्या, बना लीजिएगा सेम क्वेश्चन से। किसी भी टाइप का वैल्यू में चेंज नहीं लाया, बस वैल्यू चेक कर रहे थे कि चेंज लाया कि नहीं लाया, नहीं लाया है। देखिए ना, मेडिकल का क्वेश्चन से मेंस में पूछ लिया है। नेक्स्ट, चलिए अब देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ये भी मेंस के क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, 2 ब्लॉक मास है 10 केजी और 30 केजी का। चलिए ठीक है, यहाँ पे 10 केजी का और यहाँ पे 30 केजी का, ठीक है। चलिए, प्लेस्ड ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट 0 0। चलिए, ये हमारा 0 0 हो गया और ये हमारा x 0 हो गया। चलिए, एक्स एक्सिस पे हमने रख दिया। द ब्लॉक ऑफ 10 केजी मूव्ड ऑन द सेम लाइन थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। यानी क्या हो गया, इसको मूव करा दिए, इसको मूव करा दिए, यहाँ पे ले आए, ठीक है क्या। और ये कितना मूव किया है हमने, 6 सेंटीमीटर मूव किया है। टोटल डिस्टेंस सपोजिट हमारा, टोटल डिस्टेंस हमारा x होगा और हम 6 सेंटीमीटर मूव कर गए। टूवर्ड्स द अदर ब्लॉक, यानी दूसरे ब्लॉक की तरफ, द डिस्टेंस थ्रू which the block of 30 kg must be moved to keep the position of center of mass of the system is unchanged। यानी कि हमारा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अनचेंज रहेगा, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा, तो 30 केजी वाला ब्लॉक को किधर मूव कराना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ये इधर तो ये इधर आएगा, ठीक है क्या, ये इधर तो ये इधर, यानी कि क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व कर लेते हैं, यहां तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू m1 इंटू इसका पोजीशन हमारा 6 आया, प्लस में यहां इसका मास हमारा 30 है, ठीक है, और इसका चेंजेस हमारा dx2 आ रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास तो इधर आकर के 0 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। m1 का वैल्यू कितना था, m1 का वैल्यू था हमारे पास 10 इंटू 6 प्लस में 30 इंटू में dx2, क्लियर है, इक्वल टू 0। तो 30 dx2 इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस में 60 हो जाएगा, 0 0 उड़ जाएगा, यानी कि dx2 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, माइनस में 2 आ रहा है। माइनस साइन क्या बताएगा, माइनस साइन बताएगा कि ये इस साइड मूव किया, ठीक है, किधर, इधर। तो कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर कौन कौन है, बी और सी, यानी कि 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द 10 केजी ब्लॉक, अवे फ्रॉम दी नहीं, 2 सेंटीमीटर 10 केजी ब्लॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। क्लियर है, क्या आज की क्लास मजेदार है कि नहीं है, है ना, बहुत ही मजेदार क्लास है। क्या टाइम ज्यादा हो रहा है, टाइम ज्यादा हो रहा है, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम बनाएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको बनाने के लिए, बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कहीं से भी किसी भी पॉइंट का ओरिजिन काउंट कीजिए, बना दीजिए। नहीं बनेगा फिर बताएंगे हम। ये हो गया, इसे सोल्व कर लीजिए, और ये हो गया, इसे सोल्व कर लीजिए, ठीक है क्या, इसे सोल्व कीजिए, इसे मजा आ जाएगा। ये समझ गए, मतलब पूरा सेंटर ऑफ मास आपके मुट्ठी में, ठीक है क्या, डिस्क्रीट सिस्टम।